जो चीज़ आप स्कूल कॉलेज में एक महीने में ना सीख पाए, आज गारंटी के साथ इस छोटे से वीडियो में हम आपको इंग्लिश के सारे 12 टेंसेस एक नए और आसान तरीके के साथ सिखाएंगे, जो आप खुद भी सीख सकोगे और दूसरों को भी सिखा सकोगे और फिर आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगी। So, my aim in life is to extend a helping hand toward those people who want to learn English, just like you. If your aim in life is to learn English and speak the English language fast, fluent, and clear, just like a native speaker, then you just have to hold our hands and let's go. Let's move ahead. Number 1. In the first step, I want to explain what is grammar and what is tense. तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी जड़ से कि ग्रामर क्या है और टेंस क्या है। नंबर 1, ग्रामर। इसका इंग्लिश डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और हिंदी उर्दू में ग्रामर के मानी है किसी भी ज़ुबान के अल्फाज का सही इस्तेमाल। यानी ग्रामर हमें ये सिखाता है, बताता है कि किस लफ्ज़ को कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। यही ग्रामर का काम है। और नंबर 2, टेंस। इसका भी इंग्लिश डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और हिंदी उर्दू में टेंस के मानी है टाइम यानी वक्त। टेंस की बदौलत हमें किसी सेंटेंस में ये मालूम होता है कि क्या कोई काम पास्ट में, माजी में हो चुका है या फिर अभी यानी प्रेजेंट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में आने वाले वक्त में होगा। टेंस की मदद से हमें टाइम का यानी वक्त का पता चलता है, क्योंकि टेंस का लफ्ज़ लैटिन ज़ुबान के एक लफ्ज़ टेम्पस से आया है। टेम्पस के मानी है टाइम और टाइम के मानी है वक्त या ज़माना। तो इससे साफ ही जाहिर होता है कि टेंस हमें वक्त के बारे में बताता है। खुलासा, अगर कोई भी आपसे पूछे कि मुझे ये बताओ व्हाट इज़ ग्रामर, तो बस सिर्फ इतना बताना कि ग्रामर हमें ये बताता है कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर इस्तेमाल करना है। व्हाट इज़ टेंस, और टेंस क्या है? टेंस हमें किसी काम के वक्त के बारे में बताता है। और इस बात को भी याद रखना कि ग्रामर के लिहाज से 3 ज़माने हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर हर टेंस के 4 मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स हैं, यानी मुख्तलिफ हिस्से हैं। 4 पास्ट के, 4 प्रेजेंट के और इस तरह 4 हिस्से, 4 आस्पेक्ट्स फ्यूचर के भी। जब हम इन 4 हिस्सों को, आस्पेक्ट्स को जमा करते हैं तो ये बन जाते हैं 12 टेंसेस। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 3 टेंसेस हैं और इसके आस्पेक्ट्स, इसके हिस्से 12 हैं। और आप 12 टेंसेस भी कह सकते हो, बोथ आर करेक्ट। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये 4 टेंसेस आखिर इस्तेमाल कहाँ पर होते हैं, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं, क्या आपका बड़ा भाई कोई काम धंधा करता है? और अगर जवाब में आप मुझे इस तरह कहना चाहते हो कि नहीं, वो तो कोई काम धंधा नहीं करता, वो कॉलेज जाता है, वो कॉलेज जाता है। अगर आप इस बात को इंग्लिश में कहना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आप कहोगे ही गोज़ टू कॉलेज। लेकिन अगर आप मुझे इस तरह कहना चाहते हो कि वो अभी कॉलेज जा रहा है, साइकिल, मोटरसाइकिल वगैरह पर सवार है, रास्ते में है और अभी वो कॉलेज जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। आप कहोगे ही इज़ गोइंग टू कॉलेज। लेकिन अगर आप इंग्लिश में इस तरह कहना चाहते हो कि वो कॉलेज जा चुका है, तो फिर यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगर आप मुझे इस तरह कहना चाहते हो कि वो 1 साल से कॉलेज जा रहा है, तो फिर यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। आप कहोगे ही हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 1 ईयर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही वाज गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज जा रहा था। पास्ट परफेक्ट टेंस ही हैड गॉन टू कॉलेज, वो कॉलेज जा चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही हैड बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 1 ईयर, वो 1 साल से कॉलेज जा रहा था। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही विल गो टू कॉलेज, वो कॉलेज जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही विल बी गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज जा रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही विल हैव गॉन टू कॉलेज, वो कॉलेज जा चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही विल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 1 ईयर, वो 1 साल से कॉलेज जा रहा होगा। और इसको कहा जाता है ओवरव्यू।
अब आइए प्रैक्टिकल काम शुरू करते हैं। टेंस नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हो। अब इस टेंस को आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो? तो याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हम इंग्लिश में ऐसे कामों के बारे में बात करना चाहते हैं जो काम अभी तो जारी नहीं है, यानी अभी नहीं हो रहा है, लेकिन होते हैं, एक मुकर्रर वक्त पर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई ब्रश माई टीथ। इसका मतलब है कि मैं अपने दांतों को ब्रश करता हूँ हर रोज़। इसका ये मतलब नहीं कि मैं अभी अपने दांतों को ब्रश कर रहा हूँ। ही प्लेज पबजी। वो पबजी खेलता है, यानी वो पबजी खेलने का आदी है। इसका ये मतलब नहीं कि वो अभी पबजी खेल रहा है। ही ऑफर्स द प्रेयर। इसका मतलब है कि वो नमाज पढ़ता है, हर रोज़ 5 वक्त नमाज पढ़ता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो अभी इसी वक्त नमाज पढ़ रहा है। तो एक बार फिर कहता हूँ कि याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम इंग्लिश में ऐसे कामों के बारे में बात करना चाहते हैं जो अभी इसी वक्त तो जारी नहीं है, अभी नहीं हो रहा है, लेकिन वो काम होते हैं एक मुकर्रर वक्त पर। जैसा कि मैं स्कूल जाता हूँ, वो दफ्तर जाता है, आसिम सुबह जल्दी उठता है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल सेंटेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसको आप स्ट्रक्चर भी कह सकते हो और फार्मूला भी कह सकते हो। इस एग्जाम्पल सेंटेंस को जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस स्ट्रक्चर की मदद से तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको लगाना होगा सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के मानी क्या है? सब्जेक्ट के मानी है काम करने वाला। किसी सेंटेंस में जो भी काम करने वाला है, इसको कहा जाता है सब्जेक्ट। और जब भी आप सब्जेक्ट को फाइंड करना चाहते हो तो आपने बस करना सिर्फ इतना है कि आपने सिंपली इस सेंटेंस को एक बार पढ़ना है। वो स्कूल जाता है। अब अपने आप से आपने सवाल पूछना है कि कौन स्कूल जाता है, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि वो स्कूल जाता है। तो वो यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और वो की जगह हम इंग्लिश में लिखेंगे ही। अब सब्जेक्ट के बाद हमने लगाना है V1 को। V1 के मानी है वर्ब की पहली फॉर्म और वर्ब के मानी है काम, यानी आपके सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है, चाहे खाने का हो, पीने का हो, उठने का, बैठने का, सोने का, जागने का, चोरी करने का, जो भी काम हो, तो इसको वर्ब कहा जाता है। और जब भी आप किसी सेंटेंस में वर्ब को फाइंड करना चाहते हो तो बस अपने आप से सिंपली ऐसा पूछो कि इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का। तो आपको जवाब मिल जाएगा कि खाने का भी नहीं, सोने का भी नहीं, बल्कि जाने का काम हो रहा है, स्कूल जाने का। तो यहाँ पर जाने का काम हो रहा है और जाने को हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं गो। अब इसके बाद बारी आती है एस और ईएस की। इसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, उसको बिल्कुल भी पता नहीं कि एस कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ईएस कहाँ पर इस्तेमाल होता है और कहाँ पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में सीख जाओगे। तो याद रखना, एस या ईएस का इस्तेमाल, एस या ईएस का इजाफा हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। वो भी अगर किसी पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो फिर हम या एस का इजाफा करते हैं या ईएस का। एक बार फिर दोहराता हूँ, याद रखना, एस या ईएस का इजाफा हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव जुमलों में कर सकते हैं। वो भी अगर इस पॉजिटिव जुमले में सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो यहाँ पर या तो हम एस का इजाफा करेंगे या ईएस का इजाफा करेंगे। तो हाँ, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और एक पॉजिटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट भी आया है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पर वर्ब के आखिर में हमको क्या लगाना चाहिए, एस या ईएस? तो याद रखना, इस बात को हमेशा याद रखना, अगर वर्ब के आखिर में इन 5 लेटर में से अगर कोई भी आया हो, चाहे CH हो, SH हो, OX, तो फिर आपने वर्ब के आखिर में, वर्ब के एंड में ES का इजाफा करना है। लेकिन अगर इन 5 लेटर में से कोई भी नहीं आया हो तो फिर आपने सिर्फ S का इजाफा करना है। तो यहाँ पर हमारे इस वर्ब के आखिर में O आया है और ओ इन 5 लेटर में से एक है, तो इसलिए हम गो के आखिर में ईएस का इजाफा करेंगे।
फिर एस से एस के बाद बारी आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के मानी है जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। और जब आप ऑब्जेक्ट को फाइंड करना चाहते हो तो आपने सेंटेंस को एक बार पढ़ना है, वो स्कूल जाता है। अब यहाँ पर आपने सवाल पूछना है अपने आप से कि वो कहाँ जाता है। क्या वो कॉलेज जाता है, मस्जिद जाता है, बाजार जा रहा है? नहीं, वो स्कूल जाता है। तो स्कूल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। आप कहोगे टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल, जिसके मानी है कि वो स्कूल जाता है। लेकिन अगर आपको इस तरह कहना हो कि वो स्कूल नहीं जाता, यानी अगर आप इससे एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो फिर आप क्या करोगे? आपने सिंपली बस इतना करना है कि आपने सब्जेक्ट को देखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाओ। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाओ। और इस बात को भी याद रखना, यहाँ पर आपने चाहे एस का इजाफा किया हो या ई एस का, उसको आपने हटाना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एस या ई एस का इजाफा आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव जुमलों में कर सकते हो, ना नेगेटिव में और ना इंट्रागेटिव में। वो भी अगर किसी पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट आया हो तो तब आप या एस का इजाफा कर सकते हो या ई एस का। अब इसके बाद अगर आप इसी पॉजिटिव सेंटेंस से एक इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो, मेरे कहने का मतलब है अगर आप इस तरह कहना चाहते हो कि क्या वो स्कूल जाता है या फिर आवारा इधर उधर फिरता है, तो फिर आप क्या करोगे? तो यहाँ पर भी आपने सीधा जाकर सब्जेक्ट को देखना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर सेंटेंस के स्टार्ट में आपने डज लगाना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो फिर सेंटेंस के स्टार्ट में आपने डू लगाना है। डज इज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड डू इज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। और यहाँ पर भी आपने जो एस या एस का इजाफा किया था उसको आपने हटाना है और सेंटेंस के स्टार्ट में आपने एक सवालिया निशान लगाना है। बस यही तरीके आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे सेंटेंसेस के साथ करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक बहुत ही लंबा चौड़ा और मुश्किल टेंस है। इसके बाद जो टेंसेस आने वाले हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या फिर 2 मिनट में आसानी से सीख जाओगे। टेंस नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हो और इस टेंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हम इंग्लिश में इस तरह के कामों के बारे में बात करना चाहते हैं जो काम अभी जारी हो, अभी हो रहे हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं सिखा रहा हूं अभी इसी वक्त और आप सीख रहे हो, बच्चे खेल रहे हैं। तो जब भी हम इंग्लिश में इस तरह के कामों के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की। एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर दोनों आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वो खाना पका रही है। तो अब इस सेंटेंस को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इस स्ट्रक्चर या फार्मूले की मदद से। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमको लगाना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के माने हैं काम करने वाला। आपके सेंटेंस में जो भी काम करने वाला है उसको कहा जाता है सब्जेक्ट। और जब भी आप सब्जेक्ट को फाइंड करना चाहते हो तो मैंने आपसे कहा कि आपने सेंटेंस को एक बार पढ़ना है, वो खाना पका रही है। तो अब यहाँ पर अपने आप से एक सवाल पूछो कि खाना कौन पका रही है, तो आपको जवाब मिल जाएगा वो। तो वो एक लड़की है और लड़की के लिए हम इंग्लिश में शी इस्तेमाल करते हैं। अब सब्जेक्ट के बाद बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की, यानी एज एम आर की। यहाँ पर आपने या एज लगाना है या एम या आर, जो सही हो। तो याद रखना एम हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल करते हैं, आई एम। इसके अलावा एम हमारे किसी भी काम का नहीं। और एज हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही शी इट वगैरह। आर को हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दे यू वी एट्सेट्रा। तो यहाँ पर शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर एक लड़की के बारे में बात हुई है, तो हम लगाएंगे एज। अब हेल्पिंग वर्ब्स के बाद बारी आती है V1 की। V1 के माने हैं वर्ब की पहली फॉर्म की। हर वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पर हमने पहली फॉर्म लगानी है। और वर्ब के मानी है काम, यानी आपके सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है, चाहे खाने का हो, पीने का, सोने का, उठने का, जागने का, जो भी काम हो, तो ये कहलाता है वर्ब। और जब भी आप वर्ब को फाइंड करना चाहते हो तो अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो कि हमारे इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का? नहीं, हमारे इस सेंटेंस में खाना पकाने का काम हो रहा है, यानी पकाना यहाँ पर एक काम है।
उसका काम पकाना है और पकाने को इंग्लिश में कहा जाता है कुक। अब इसके बाद हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing का इजाफा करना है, तो ये बन जाएगा कुकिंग। और आखिर में बारी आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के माने हैं जिस पर काम किया जाए। और अगर आप अपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को फाइंड करना चाहते हो तो अपने आप से बस सिंपली एक सवाल पूछो कि हमारे सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है, पकाने का। तो अब वो किस चीज़ को पका रही है, सब्जी को, फ्रूट को, वो खाने को पका रही है। खाने को इंग्लिश में कहा जाता है मील। तो ये बन जाएगा शी इज़ कुकिंग द मील, जिसके मानी है कि वो खाना पका रही है। अगर आप इस तरह कहना चाहते हो कि वो खाना नहीं पका रही, अगर आप इससे एक नेगेटिव मनफी जुमला बनाना चाहते हो तो फिर आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद, चाहे यहाँ पर इज़ हो, एम हो, आर हो, जो भी हेल्पिंग वर्ब हो, इसके बाद आपने नॉट लगाना है और बाकी वही सेंटेंस है। अगर आप इस तरह कहना चाहते हो कि क्या वो खाना पका रही है, यानी अगर आप इसी पॉजिटिव सेंटेंस से एक इंट्राइटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो फिर यहाँ पर भी आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को, चाहे इज़ हो, एम हो, आर हो, इसको आपने उठाना है और सेंटेंस के स्टार्ट में लगाना है और बाकी वही सेंटेंस है, किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं। इज़ शी कुकिंग द मील और बस आखिर में सिर्फ सवालिया निशान। टेंस नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हम इंग्लिश में ऐसे कामों के बारे में बात करना चाहते हैं जो काम मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुके हो। जैसा कि वो पहुंच चुके हैं, मेरा भाई स्कूल जा चुका है, मैं चाय पी चुका हूँ, वो अपना काम ख़त्म कर चुका है। तो जब भी हम इंग्लिश में ऐसे कामों के बारे में बात करना चाहते हैं जो अभी प्रेजेंट वक्त में, मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुके हो, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जैसा कि स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आमिर और अली चाय पी चुके हैं। तो अब इस सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर की मदद से। तो जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले हमको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के माने हैं जो काम करता है। तो हमारे इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है, यानी चाय पीने वाले कौन है। तो आपको जवाब मिल जाएगा कि आमिर और अली चाय पीने वाले हैं, यानी चाय पीने का काम इन दोनों ने किया है। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे आमिर एंड अली। आप सब्जेक्ट के बाद बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की, यानी हैव और हैज़ की। या तो यहाँ पर हमने हैज़ लगाना है या हैव लगाना है, जो करेक्ट हो। तो याद रखना कि आई, दे, यू, वी और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हैव और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं हैज़। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये उसूल है कि आई के बाद भी हैव इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आमिर एंड अली एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ हमने हैव लगाना है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद बारी आती है वी थर्ड की, यानी वर्ब की तीसरी हालत की। हर वर्ब की 3 हालतें होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। तो वर्ब के मानी है काम, और हमारे इस सेंटेंस में कौन सा काम हो चुका है, चाय पीने का काम हो चुका है, यानी पीने का काम। तो चाय पीने के लिए हम इंग्लिश में टेक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेक फर्स्ट फॉर्म है और हमने लगाना है इसकी थर्ड फॉर्म को। तो इसका थर्ड फॉर्म टेकन है। और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट को। तो अगर उन्होंने पिया है तो क्या पिया है, पानी, शरबत? नहीं, उन्होंने चाय पिया है। तो चाय को इंग्लिश में कहा जाता है टी, और टी एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि चाय पर काम हुआ है। आमिर एंड अली हैव टेकन टी, यानी आमिर और अली चाय पी चुके हैं। अगर आप इस तरह कहना चाहते हो कि आमिर और अली चाय नहीं पी चुके, तो फिर आपने यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद चाहे हैव हो या हैज़ हो, इसके बाद आपने नॉट लगाना है और बाकी वही सेंटेंस। अगर आप इस तरह कहना चाहते हो कि क्या आमिर और अली चाय पी चुके हैं, यानी अगर आप इससे एक इंट्राइटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो, तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब को देखकर, चाहे हैव हो या हैज़ हो, इसको उठाकर अपने सेंटेंस के स्टार्ट में लगाना है और बाकी वही सेंटेंस है, कोई चेंजेस नहीं करना। सिर्फ सेंटेंस के एंड में आपने एक साइन ऑफ इंटरोगेशन, सवालिया निशान लगाना है। टेंस नंबर 4,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हो और इस टेंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हम इंग्लिश में ऐसे कामों के बारे में बात करना चाहते हैं जो काम पास्ट में यानी माजी में शुरू हो चुके हो और अब भी जारी हो, अब भी हो रहे हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल वो 1 साल से इस बीमारी में मुब्तला है, यानी 1 साल पहले उसकी बीमारी शुरू हुई थी और अब भी जारी है, अब भी वो बीमार है। हम 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, यानी 10 साल पहले हमने यहाँ पर रहना शुरू किया था, हम यहाँ पर आए थे और अब भी यहाँ पर रह रहे हैं। तो जब भी हम इंग्लिश में इस तरह के कामों के बारे में बात करना चाहते हैं तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस की। एक स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल सेंटेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हाशिर 3 साल से सब्जी बेच रहा है। तो अब इस सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। अगर आप इस तरह की बातों को इंग्लिश में कहना चाहते हो तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी इस स्ट्रक्चर की। इस स्ट्रक्चर की मदद से हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमको लगाना होगा सब्जेक्ट, काम करने वाले को। सब्जी बेचने का काम कौन करता है? कौन सब्जी बेच रहा है? हाशिर। तो हाशिर यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की, यानी हैव बीन और हैज़ बीन की। तो याद रखना बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह आई, दे, यू, वी यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने लगाना है हैव बीन और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी ही, शी, इट वगैरह के साथ हमने लगाना है हैज़ बीन। तो यहाँ पर हाशिर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक लड़का है, तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे हैज़ बीन। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर बारी आती है V1 की। V1 के मानी है वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब के मानी है काम। तो हमारे सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है? सब्जी बेचने का, यानी बेचना यहाँ पर एक काम है। तो बेचने के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल होता है सेल। अब इस V1 के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपने ing का इजाफा करना है, तो ये बन जाएगा सेलिंग। और फिर इसके बाद बारी आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट के मानी है जिस पर काम किया जाए। तो वो किस चीज़ को बेच रहा है? सब्जी को या फ्रूट को? वो सब्जी को बेच रहा है। तो सब्जी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि सब्जी पर काम हो रहा है और सब्जी को इंग्लिश में कहा जाता है वेजिटेबल। वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल। ऑब्जेक्ट के बाद सेंस या फार, जो इंतहाई मुश्किल पार्ट है, लेकिन आपके लिए नहीं औरों के लिए, क्योंकि आप इसको अभी 1 मिनट के अंदर अंदर सीख जाओगे। तो याद रखना अगर किसी भी सेंटेंस में सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना या फिर साल का जिक्र आया हो, यानी अगर किसी मुकर्रर वक्त के बारे में बात हुई हो, तो फिर आपने इस्तेमाल करना है फार। फार के मानी है कि किसी काम का कितना वक्त हो चुका है। और इसके बाद अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ इतना बताया गया हो कि कोई काम कब से है, जुलाई से है, अगस्त से है, 2005 से है, कल से है, सुबह से है, तो फिर आपने इस्तेमाल करना है सेंस। फार के मानी है हो चुका है, यानी किसी काम का कितना वक्त हो चुका है। और सेंस के मानी है कब से, यानी कोई काम कब से है। तो यहाँ पर हमारे इस सेंटेंस में साल का जिक्र आया है, यानी एक मखसूस वक्त के बारे में बात हुई है। तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे फार, यानी फॉर 3 years। हाशिर हैज़ बीन सेलिंग द वेजिटेबल फॉर 3 years, यानी हाशिर 3 साल से सब्जी बेच रहा है। अगर आप इस तरह कहना चाहते हो कि हाशिर 3 साल से सब्जी नहीं बेच रहा, वो तो 2 साल से सब्जी बेच रहा है, तो फिर आपने करना सिर्फ इतना है कि हैज़ बीन के दरमियान आपने नॉट का इजाफा करना है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। अगर आप इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो, यानी अगर आप इस तरह कहना चाहते हो कि क्या हाशिर 3 साल से सब्जी बेच रहा है या फिर 5 साल से, तो फिर आपने करना सिर्फ इतना है कि चाहे यहाँ पर हैज़ बीन हो या हैव बीन हो, उससे आपने सिर्फ एक हैज़ या हैव उठाना है। यहाँ पर हैज़ बीन है तो इससे हमको उठाना होगा हैज़ को, बिन को यहीं पर छोड़ना है और हैज़ को लगाना है सेंटेंस के स्टार्ट में और सेंटेंस के आखिर में सवालिया निशान, और किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं, बाकी वही सेंटेंस है। टेंस नंबर 5, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। अब इस टेंस को आपने कहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो इसको समझने के लिए हम कंपैरिजन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की।
अगर आपको इंग्लिश में कहना हो कि मैं खाना खा चुका हूँ शुक्रिया, तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आप कहोगे आई हैव ईटन द मील, जिसके मानी है कि मैं खाना खा चुका हूँ। लेकिन अगर आप इस तरह कहना चाहते हो कि मैंने खाना खाया, तो फिर यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। आप कहोगे आई एट द मील। वो स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वो स्कूल गया, he went to school। तो यही डिफरेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इस वक्त आप एक एग्जाम्पल सेंटेंस और इसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर स्क्रीन पर देख सकते हो। हाशिर ने नए मोबाइल ख़रीदा, इसको अब हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसा होगा, हाशिर हैज़ बॉट अ न्यू फ़ोन। और मुझे यकीन है कि ये तो आप समझ गए होंगे कि पहले सब्जेक्ट फिर वी सेकंड फिर ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब आपकी बारी है। अब सारे काम आपने खुद करने हैं। अब वक्त आ गया है प्रैक्टिकल काम का। मैं आपको बस एक छोटा सा इशारा दूंगा और बस बाकी काम आप करोगे। अब अगर इसी सेंटेंस से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो, यानी अगर आप इस तरह कहना चाहते हो कि हाशिर ने नया मोबाइल नहीं ख़रीदा, तो फिर आपने सब्जेक्ट के बाद, चाहे ही हो, शी हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, इसके बाद आपने डिड नॉट लगाए हैं और यहाँ पर आपने जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी, आपने इसको हटाकर वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो बाट की पहली फॉर्म बाय है और बाकी वही सेंटेंस है, कोई चेंजेस नहीं करना। अगर आप इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो फिर आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने सब्जेक्ट से पहले, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, इससे पहले आपने डिड लगाना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म को आपने कन्वर्ट करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और बाकी वही सेंटेंस, सिर्फ आखिर में सवालिया निशान। टेंस नंबर 6, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इस टेंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हम इंग्लिश में ऐसे कामों के बारे में बात करना चाहते हैं जो काम माजी में यानी पास्ट में जारी थे, शुरू थे। जैसा कि फॉर एग्जांपल, मैं नमाज पढ़ रहा था। जब आपने मुझे कॉल किया ना, तो मैं नमाज पढ़ रहा था, उस वक्त मैं तिलावत कर रहा था, वो क्रिकेट खेल रहा था, हम बातें कर रहे थे। तो सारे ऐसे कामों के बारे में जब हम इंग्लिश में बातें करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। एक स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल सेंटेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं क्रिकेट खेल रहा था। अगर आप इस बात को इंग्लिश में कहना चाहते हो तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी इस स्ट्रक्चर की। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन ऐसा होगा, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। अगर आप इस सेंटेंस से एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो याद रखना, चाहे यहाँ पर वाज हो या वर हो, इसके बाद आपने नॉट लगाना है। और अगर आप इस तरह कहना चाहते हो कि क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था, खैर ये एक एग्जाम्पल है, अपने आप से कोई सवाल नहीं पूछता, तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब को, चाहे वाज हो या वर हो, इसको उठाकर सेंटेंस के स्टार्ट में लगाना है और सेंटेंस के एंड में आपने एक सवालिया निशान लगाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। टेंस नंबर 7, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हम इंग्लिश में ऐसे कामों के बारे में बात करना चाहते हैं जो काम माजी में यानी पास्ट में मुकम्मल हो चुके थे। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, मैं तो चाय पी चुका था, वो हमसे बात कर चुका था, हम वहाँ जा चुके थे। तो सारे ऐसे काम जो हो चुके थे, माजी में हो चुके थे। जब हम इंग्लिश में ऐसे कामों के बारे में बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है इस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज़ सोल्ड द मोबाइल, वो मोबाइल बेच चुका है। पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड सोल्ड द मोबाइल, वो मोबाइल बेच चुका था। तो इसका स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल सेंटेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वो मोबाइल बेच चुका था। अगर आप इस बात को इंग्लिश में कहना चाहते हो तो फिर आपने इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इसका ट्रांसलेशन ऐसा होगा, ही हैड सोल्ड द फोन। अब आपकी बारी है, आपने इस पर प्रैक्टिस करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में इसकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों लिखनी है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए।
और मैं उसे चेक कर आपको ये भी बताऊंगा कि आपने सही लिखा है या फिर गलत। टेंस नंबर 8, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको आप पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हो। और ये टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हम इंग्लिश में ऐसे कामों के बारे में बात करना चाहते हैं जो काम पास्ट में शुरू हो चुके थे, कुछ वक्त तक जारी थे, लेकिन फिर वहीं पर पास्ट में ख़त्म हुए और मौजूदा ज़माने के साथ, मौजूदा वक्त के साथ इसका कोई लेन देन, कोई ताल्लुक नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। बस सिर्फ इतना फ़र्क है। एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। तो अगर आप इस बात को इंग्लिश में कहना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी पास्ट परफेक्ट टेंस की। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन ऐसा होगा, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर भी ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इसका नेगेटिव और इंट्रागेटिव दोनों सेंटेंसेस नीचे कमेंट सेक्शन में एज एन एग्जाम्पल लिखना है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छी तरह से इसे सीख सको। टेंस नंबर 9, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। इस टेंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हम इंग्लिश में ऐसे कामों के बारे में बात करना चाहते हैं जो काम आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह बाज़ार जाऊंगा, वो आज रात यहाँ आएंगे, हम इतवार के दिन क्रिकेट खेलेंगे। तो ये सारे ऐसे काम हैं जो आने वाले वक्त में फ्यूचर में होंगे। और जब हम इस तरह के कामों के बारे में बात करना चाहते हैं इंग्लिश में तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। एग्जाम्पल सेंटेंस और स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हम इतवार के दिन क्रिकेट खेलेंगे। तो अगर आप इस बात को इंग्लिश में कहना चाहते हो तो फिर आपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है इस स्ट्रक्चर की मदद से और इसका ट्रांसलेशन ऐसा होगा, वी विल प्ले क्रिकेट ऑन संडे। और इस सेंटेंस का नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस निकालना और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना भी आपका काम है और उसको चेक करना और आपको बताना कि आपका सेंटेंस कैसा है, ये मेरा काम है। टेंस नंबर 10, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इस टेंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हम इंग्लिश में ऐसे कामों के बारे में बात करना चाहते हैं जो काम आने वाले वक्त में यानी फ्यूचर में जारी होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई वॉज प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आई विल बी प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूँगा। एग्जाम्पल सेंटेंस और स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं जनरेटर ठीक कर रहा हूँगा। तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इसका ट्रांसलेशन ऐसा होगा, आई विल बी फिक्सिंग जनरेटर। याद रखना, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, ही शी इट जो भी हो, इन सब के बाद यानी इन सब के साथ आपने विल बी लगाना है। और मुझे यकीन है कि बाकी तो आपको पता होगा कि फिर V1 ING ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ बहुत ही आसान है, आपने बस इसको खुद करना है। टेंस नंबर 11, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हम इंग्लिश में ऐसे कामों के बारे में बात करना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुके होंगे। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड टेकन टी, मैं चाय पी चुका था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आई विल हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका होऊंगा। आपके आने से पहले मैं चाय पी चुका होऊंगा। तो जब भी हम इंग्लिश में इस तरह की बातें करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें इस टेंस की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल सेंटेंस और स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। अगर आप चाहते हो कि टेंसेस आपको सारी ज़िंदगी याद रहे तो फिर इस सेंटेंस का भी नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस अभी इसी वक्त नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। टेंस नंबर 12, आवर लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इस टेंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हम इंग्लिश में ऐसे कामों के बारे में बात करना चाहते हैं जो काम फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में शुरू हो गए और फिर फ्यूचर में मुस्तकबिल में जारी रहेंगे।
जैसा कि मैं 5 साल से यूनिवर्सिटी जा रहा हूँगा। वो 2030 से इस फैक्ट्री में मुलाजिमत कर रहा होगा, यानी ये काम 2030 में स्टार्ट होगा और फिर जारी रहेगा। वो सुबह से हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। तो सारे ऐसे काम जो फ्यूचर में शुरू होंगे और फिर फ्यूचर में जारी रहेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस और स्ट्रक्चर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं 2 साल से इंग्लैंड में रह रहा हूँगा। अब इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना, यानी इस सेंटेंस का नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव निकालना आपका काम है। अगर आप जीनियस हो तो इस वीडियो को पास करके अभी नीचे कमेंट सेक्शन में इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस लिखना। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि रहने के लिए लिव इस्तेमाल होता है, और चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल हो, जो भी हो, इसके बाद आपने विल हैव बीन लगाना है। और बाकी बहुत ही आसान है, सेंस और फार का तरीके भी मैंने आपको सिखाया है। सो गाइज, हियर वी गो। इंशाल्लाह मुझे पक्का यकीन है कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप इंग्लिश के 12 टेंसेस को और भी डिटेल में सीखना चाहते हो, अगर आप इसमें महारत हासिल करना चाहते हो, तो फिर इस पर हमने एक और डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जो कि तकरीबन 2 घंटे है। आप उसको भी देख सकते हो, और इसके साथ साथ आपको एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन सब के लिंक्स भी मिल जाएंगे। अगर आप इसी तरह इंग्लिश, उर्दू, हिंदी में सीखना चाहते हो निहायत आसान तरीके से, तो फिर हमारे इस चैनल को आप इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। एंड सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विद अनदर लेसन। अंटिल टेक केयर एंड गुड बाय।